जय हिंद जय श्री राम। तो हमारी सीरीज चल रही है ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, जिसमें से हम 2 चैप्टर पढ़ा दिए आपके क्लास 8 के, उसके साथ साथ क्लास 9 के भी हो गए हैं, क्लास 6 के हो गए हैं, क्लास 7 के हो गए हैं। पूरी प्लेलिस्ट आपके मिल जाएगी। तो ये मैं आपको बता दूं, पढ़ाने से पहले बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि ये सर बताइए किस किस के लिए ज़रूरत है। तो ये जितने भी कंपटीशन लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी से लेके क्लर्क तक की, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको ज्योग्राफी आती है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब पूछा जाता है जीएस में। ठीक है, आज हमारा चैप्टर ये है जिसका नाम है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। मिनरल्स यानी आपका खनिज, फिर आप खनिज के इसमें देखेंगे क्या क्या पढ़ना है हमको। खनिज पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे, फिर माइनिंग क्या होती है उसके बारे में देखेंगे, फिर आपका खनिजों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, फिर मिनरल कंजर्वेशन, फिर लास्ट में जो आपके पावर रिसोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये बाइलिंगुअल क्लासेस है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए। हाँ, तो सबसे पहले देखते हैं कि डिफिनीशन मिनरल्स की पढ़ेंगे, टाइप्स, निष्कर्षण क्या होता है, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन, इसके साथ साथ यूज और आपके प्रोटेक्शन। हाँ, तो देखते हैं ये खनिज मिनरल्स। मिनरल्स की डेफिनेशन क्या होती है, अननेचुरल अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज अ डिफिनाइट केमिकल कंपोजिशन। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, वो क्या कहलाता है, आपका मिनरल। इंपॉर्टेंट इसमें क्या लिखा है, ये डिफिनेट केमिकल कंपोजिशन, जिसका क्या हो आपका डिफिनेट केमिकल कंपोजिशन हो, वो क्या होता है आपका मिनरल्स यानी खनिज कहलाते हैं। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मिनरल, खनिज की विशेषता क्या क्या है। बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित, दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, नोन एज द, ये क्या आपकी पहली विशेषता है। फिर दूसरा, ये चट्टानों में पाए जाते हैं, इट इज फाउंड इन रॉक्स। फिर तीसरा, विश्व में विविध प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, इस प्रकार से खनिजों में भी विविधता पाई जाती है। जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ द रॉक्स आर फाउंड इन द वर्ल्ड ड्यू टू दिस मिनरल्स आर आल्सो फाउंड इन वैरायटी। फिर इसमें इनमें विविधता भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों के आधार पर आती है। देयर दिस वेरी डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर डेंसिटी, हार्डनेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब देखते हैं उदाहरण के लिए, जैसे कि आपका साल्ट, ग्रेफाइट, ये आपका क्या है करेक्टरिस्टिक। फिर दूसरा देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है, टाइप्स ऑफ मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स के प्रकार कौन कौन से हैं। खनिज जिसे कहते हैं उसे धात्विक या अधात्विक, जिसे हम मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कहते हैं। तो मेटेलिक के दो है, एक फेरस और एक नॉन फेरस। जिसमें लौह शामिल होता है वो फेरस होता है, जिसमें आयरन पाया जाता है, जिसमें आयरन नहीं पाया जाता नॉन फेरस होता है। फिर आपका एक होता है नॉन मेटेलिक। सबसे पहले देखते हैं कि on the basis of compositions minerals are classified mainly as, इस कंपोजिशन के आधार पर देखेंगे तो दो टाइप्स के, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दूं धात्विक खनिज क्या होता है। मेटेलिक मिनरल्स ऐसे खनिज जिनमें धातु पाई जाती है, वो मिनरल्स इन विच मेटल्स आर फाउंड, वो होते हैं आपके मेटेलिक मिनरल्स। फिर धातु उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है और इनमें चमक होती है। इसमें क्या होती है, दैट कंडक्ट हीट एंड, इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों होती है ना। और इसके एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक लस्टर्स ऑफ द सन, ये क्या होती है, चमकदार होती है देखने में आपको। इस धातु में आपके विद्युत का सुचालक कहला जाता है, यानी गुड कंडक्टर है आपका, है ना। ऐसे मिनरल्स क्या होते हैं आपके मेटेलिक मिनरल्स कहलाते हैं, जैसे लौह है, मैग्नीज बॉक्साइड, एसीटी, आयरन ओर्स, मैग्नीज बॉक्साइड, एटीसी, ये सब किसके पार्ट है आपके मेटेलिक मिनरल्स के। फिर मेटेलिक मिनरल्स में और देखते हैं, धात्विक खनिज के दो प्रकार होते हैं, लौह और अलौह। जो मेटेलिक मिनरल्स है इसके दो प्रकार हैं, एक का क्या फेरस, एक नॉन फेरस। लौह खनिज क्या कहा जाता है आपका, ऐसे खनिज जिसमें लौह तत्व पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, लौह। जैसे उसे क्या कहते हैं, फेरस, जिसमें लौह की मात्रा पाई, मतलब आयरन की मात्रा पाई जाती है। मिनरल्स दैट कंटेन आयरन एलिमेंट्स इज नोन एज फेरस, जैसे एग्जांपल आयरन ओर्स, मैग्नीज, क्रोमाइट, एटीसी। ऐसे खनिज जिनमें लौह तत्व नहीं पाया जाता उसे क्या कहते हैं, नॉन फेरस। मिनरल्स दैट डू नॉट कंटेन आयरन ओर्स, आयरन एलिमेंट्स इज नोन एज नॉन फेरस। ठीक, समझ में आ गया आपको नॉन फेरस क्या होता है, फेरस क्या होता है, ये पूरा डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स को हम कैसे कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे उससे निकालते हैं, किसके किसके द्वारा क्या क्या यूज किया जाता है। सबसे पहले देखेंगे माइनिंग। माइनिंग करते हैं हम, बड़ी बड़ी
देखते हो खदान लगी रहती हैं, इंडस्ट्रीज लगी रहती हैं माइनिंग की, जिसमें से कोयला निकालते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो माइनिंग के द्वारा हम करते हैं। ठीक है, माइनिंग के दो प्रकार है, ओपन कास्ट माइनिंग और एक आपका है शाफ्ट माइनिंग। इसका भी पूरा डिटेल बताऊंगी कि ओपन कास्ट माइनिंग क्या होता है और शाफ्ट माइनिंग क्या होते हैं। फिर आते हैं ड्रिलिंग, ड्रिलिंग प्रोसेस, फिर आता है क्वेरिंग प्रोसेस। चलिए एक एक करके अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्योंकि डायरेक्ट पूछेगा स्ट्रक्चर ऑफ माइनिंग है, मिनरल्स है क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है। स्ट्रक्चर ऑफ माइनिंग, हाँ, खनिजों का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स जिसे कहते हैं। तो खनिजों का निष्कर्षण, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स इज कॉल्ड द एक्सट्रैक्शन। जो खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया की खनिज क्या कहलाती है, खनिजों का निष्कर्षण कहलाती है। जो खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया होगी वही कहलाएगी एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। ठीक है, ये होता है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। सबसे पहले उसमें से देखते हैं माइनिंग, खनन। पृथ्वी के सतह के अंदर दबी सैलो खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बuried अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। माइनिंग क्या होती है, पृथ्वी के सतह के अंदर दबी सैलो खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स buried अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द माइनिंग। ठीक है, समझ में आ गया कि माइनिंग के दो प्रकार होते हैं, आप ओपन कास्ट माइनिंग या शाफ्ट माइनिंग। हाँ, सबसे पहले देखेंगे ओपन कास्ट माइनिंग, जिसे विवृत खनन कहते हैं। खनिजों को कम गहराई में स्थित है वह पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, इसे विवृत खनन कहते हैं। जैसे मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर। जो उसकी सरफेस लेयर से हटा हटा के अपन करते हैं, जो ऊपरी सतह में अपन करते हैं, वो कौन सी होती है आपकी ओपन कास्ट माइनिंग, जो पूरा खुला खुला रहता है। जैसे आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, इस तरह ये पूरा खुले में है, इसको रोड बना दी गई तो वहां से खनन करके आपके पर ले आ जाता है। क्योंकि कोयला भी आधे, बहुत सारे कोयले ऐसे भी निकलते हैं, है ना, जहां ऊपरी सतह में पाई जाती हो मिनरल्स, उसे हम किसके द्वारा निकालते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग द्वारा निकालते हैं। फिर देखते हैं शाफ्ट माइनिंग क्या होता है। शाफ्ट मतलब पहले जाना, डीप बोर स्कार्ड शाफ्ट, मतलब हम गहराई गहन वेदन जिसे कूपक कहते हैं, यानी डीप बोर करेंगे, मतलब खूब ज्यादा अंदर तक बोर करेंगे, वही क्या कहलाता है आपका शाफ्ट। फिर शाफ्ट माइनिंग भी उसी तरह होगा, है ना। अधिक गहराई में स्थित खनिजों निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, ये कूपिक खनन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके, शाफ्ट माइनिंग। हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल्स डिपॉजिट दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ, दिस इज कॉल्ड द शाफ्ट माइनिंग। जैसे ये देख सकते हैं आप, सॉरी, हाँ, तो ये है सम टाइप्स ऑफ माइनिंग। से देखिए यहाँ पास ये पूरा गड्ढा किया गया, यहाँ पास से आपको निकालना रहता है, ठीक है। एक यहाँ से ये पूरी शेड्यूल, तो ये यहाँ से निकाल के फिर ये पर जाते हैं। जैसे आप देखे होंगे केजीएफ मूवी आपने देखी है ना, गोल्ड माइन के लिए केजीएफ मूवी जैसे वो जाते हैं, वो किसका उदाहरण है आपका, शाफ्ट माइनिंग का उदाहरण है। और सलार मूवी किसका उदाहरण है, सलार मूवी आप जब देखते हैं ऊपर ऊपर खदान वो होती, तो वो किसका उदाहरण है आपका, इसके साथ। अभी हमने आपको क्या पता है, एक शाफ्ट माइनिंग एक ओपन कास्ट माइनिंग, ठीक है। सलार ओपन कास्ट और केजीएफ आपके शाफ्ट माइनिंग, ठीक। हाँ, फिर देखते हैं ड्रिलिंग। ड्रिलिंग क्या कौन सी प्रोसेस होती है आपकी, ड्रिलिंग प्रोसेस होती है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे प्रवर्धन कहते हैं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस occur for below the earth surface, deep wells are bored to take them out, this is called drilling। ड्रिलिंग या ड्रिलिंग करके हम अपन क्या करते हैं, तेल और नेचुरल गैसेस को अपन क्या करते हैं, निकालते हैं, वो क्या होता है आपका ड्रिलिंग कहता है। फिर आता है क्वेरिंग। क्वेरिंग प्रोसेस क्या कहलाता है, क्वेरिंग प्रोसेस सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है, उसे खनन कहते हैं। ठीक है, जो जस्ट ऊपर रहता है, ऊपर से जो अपन निकाल लेते हैं, जैसे पत्थर वगैरह होते हैं, पत्थर वगैरह यूज करते हैं, तो ऊपर से पहाड़ को वो करके पूरा निकाल लेते हैं, उसे क्या कहलाता है, आपकी क्वेरिंग कहलाती है। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अ रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स बट विदाउट डिफाइंड कंपोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिनरल्स। Rock from which minerals are mined are known as ores. Although more than 2,800 types of minerals have been identified, only about 100 are considered ore minerals। क्या होता है, शैल खनिजों अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूह है। ठीक है, ये रॉक क्या है आपके, बहुत सारे संगठन, बहुत सारे मिनरल्स मिलकर एक क्या होता है, एक समूह बनता है। शैल जिसने खनिजों का खनन किया जाता है उसे अयस्क कहते हैं। अयस्क किसे, ओर्स किसे कहते हैं, रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड
वो रॉक्स जिसे हम खनन करते हैं, है ना, जिसको हम माइनिंग वगैरह करके वो निकालते हैं, उसे क्या कहलाता है, आपका ओर्स कहलाता है। जब 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की कितनी की गई है, 2800 से अधिक खनिज हैं, जिनमें से केवल लगभग 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। सिर्फ अपन को कितना पता है उसकी, मात्र 100 खनिज। हाँ, फिर देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स में कौन कौन से कारण, शैलों में भिन्नता, जैसे वेरिएशन इन रॉक्स में अग्नेय एवं कार्यांतरिक शैल पठार, इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। और दूसरा क्या होता है आपका, अवसादी मैदान व नवीन बलित, जैसे सेडिमेंट्री लॉक प्लेन्स एंड न्यू फॉरेस्ट माउंटेन्स। इस तरह से आपके क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, जिसमें से धात्विक आपके किस में आता है, इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक में आता है। कौन सा आपका, मेटेलिक। नॉन मेटेलिक में कौन सा आता है, सेडिमेंट्री रॉक से जो बनते हैं, और न्यू फॉरेस्ट माउंटेन से जो बनते हैं आपके क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक होते हैं। ठीक, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक समझने। हाँ, मेटेलिक मिनरल्स ऐसे जैसे आपका एग्जांपल के लिए नॉर्दर्न स्वीडन में आपका लॉएस्क पाया जाता है, बहुत बड़ा है वहाँ की खदान है। ओटेरियो कनाडा में आपके क्या पाया जाता है, तांबा और निकिल पाया जाता है ना, ये मेटेलिक। दक्षिण अफ्रीका में आपके लॉ क्रेमाइट और प्लेटिनम पाया जाता है। आयरन क्रोमाइट प्लेटिनम आपके कहाँ पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा ये नोट, अलग से जो तैयारी कर रहा है बच्चा वो लिख ले। ठीक है, अगर जो स्कूल वाले हैं तो उसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो किसी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट आपको लिखना चाहिए, कॉपी पेन लेके बैठिए। ठीक है। हाँ, उत्तरी स्वीडन में आपका लॉ एस्क पाया जाता है, आयरन और। कनाडा में आपका क्या पाया जाता है, तांबा और निकिल पाया जाता है। साउथ अफ्रीका में आयरन क्रोमाइट और प्लेटिनम। फिर नॉन एस्क में कौन कौन सी कहाँ कहाँ वर्ल्ड में पाए जाते हैं, जैसे फ्रांस में आपके कॉकेसस में क्या पाया जाता है, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर। जॉर्जिया यूक्रेन में आपके मैंगनीज का बहुत बड़ा भंडार है। अल्जीरिया में फॉस्फेट, कोल और पेट्रोलियम का आपका बहुत बड़ा भंडार है। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स में देखेंगे क्या क्या है आपके, एशिया। चलिए एक एक करके, जैसे आपको मैं बताया था 7 है अपने, क्या है, 7 महाद्वीप। 7 महाद्वीप में देखते हैं कौन किसमें नंबर 1 है। एशिया में चीन भारत लौ भंडार के लिए है नंबर 1, आयरन रिजर्व है आपके यहाँ पास एशिया में। और इसके साथ साथ विश्व का 50% अधिक टिन का उत्पादन कौन करता है, एशिया। 50% मोर देन पूरे वर्ल्ड में इसका करता है आपका टिन का। हाँ, फिर चीन। चीन में आपके क्या पाया जाता है, सीसा, एंटीमनी व टंगस्टन पाया जाता है। लीड, एंटीमनी एंड टंगस्टन कहाँ पाया जाता है, आपके चीन में पाया जाता है। और एशिया में क्या पाया जाता है, मैंगनीज, बॉक्साइट, निकिल, जस्ता और तांबा, ये आपके कहाँ पाया जाता है, ये आपके एशिया के लिए माना जाता है। यूरोप में देखें, कॉपर, लीड, जिंक और मैग्नीज की प्रचुरता यहाँ पास ज्यादा है। इसके साथ साथ लॉयस्क रूस, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस में पाया जाता है। आयरन ओर सबसे ज्यादा रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस में। एकमात्र सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसा कौन है विश्व का देश जहां पास कोई भी खनिज नहीं पाए जाते, वो है स्विट्जरलैंड। ये कौन सा लैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड में कुछ नहीं, साफ सफाई है। ठीक है, इसलिए कोई मिनरल्स नहीं। फिर आते हैं अपने नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में कहाँ कहाँ देख सकते हैं साहब, नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट लैक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश है। वहां पास आपके क्या क्या पाया जाता है, आयरन और निकिल, गोल्ड और यूरेनियम और तांबा। ठीक है, कहाँ पास आपके, नॉर्थ अमेरिका के ग्रेट लेक के पास। ठीक, फिर अपलेशियन प्रदेश जहाँ है वहां पास कोल पाया जाता है। पश्चिमी कॉर्डिलेरा के पास तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी पाया जाता है। जैसे ये देख सकते हैं पूरा। 8 फिजिकल रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के 8 फिजिकल रीजन है आप, कोस्टल प्लेन्स, ग्रेट लेक्स, इंटीरियर, वेस्टर्न, आर्टिक रीजन, माउंट रीजन। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा आपकी पाया जाता है। ठीक, हाँ। अब देखते हैं दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक और वेस्टर्न खनिजे तेल जैसे पाई जाती हैं। फिर खनिज तेल में वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, कोलंबिया है। ब्राजील में उच्च कोटि का लॉयस्क पाया जाता है। और टिन आपके कहाँ पाया जाता है, ब्राजील और बोलिविया। ये सब वर्ल्ड में कहाँ है देश, देखना है तो हमारी वर्ल्ड मैप की क्लास चल रही है, वहां जाके आप अच्छे से देख सकते हैं। क्या, हाँ। फिर खनिज संसाधनों का धनी, रिच ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज में लौह, तांबा, क्रोमियम, कोबाल्ट और यूरेनियम है। हीरा व सोना प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या है आपका सबसे बड़ा उत्पादक, कौन, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड एंड गोल्ड प्लेटिनम, क्या कौन है आपका, अफ्रीका में सबसे ज्यादा आपके पाया जाता है लार्जेस्ट डायमंड और गोल्ड प्लेटिनम। ठीक है, खनिज तेल भी आपके नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। फिर ऑस्ट्रेलिया अपना,
बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक आपका ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट कहलाता है। सोना, डायमंड, कोल, लीड, जिंक यहाँ पास पाए जाते हैं। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया कलगुरली और कुलगाड़ी में आपके वेस्टर्न क्या पाया जाता है, सोना पाया जाता है। जैसे आपके भारत में कहाँ, KGF यानी बेंगलुरु में, ठीक है, कोलार माइन से। फिर विश्व की प्राचीनतम शैल में से 430 वर्ष करोड़ की कहाँ है, आपके ऑस्ट्रेलिया में। और हमारी पृथ्वी 460 वर्ष करोड़, हमारी पृथ्वी कितने वर्ष करोड़ की है, 460 वर्ष। और उसमें से सबसे पुराना प्राचीनतम रॉक्स कहाँ पाया जाता है, आपका वर्ल्ड ओल्डेस्ट रॉक आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है, ठीक है। फिर अंटार्कटिका में देखते हैं, कई खनिजों का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। इसमें से जैसे ट्रांस आर्टिक माउंटेन में कोयला पाया जाता है, ईस्ट अंटार्कटिका में आपके आयरन पाया जाता है। ये है पूरी, देख सकते हैं आप, विश्व में लोहे, तांबे और बॉक्साइट का वितरण। ये ध्यान दीजिएगा साहब, ये इधर साइड पाई जाती हैं, ये यहाँ पास भी है कुछ वेस्ट इंडीज में, ये आपके ब्राजील में देख सकते हैं, यहाँ पास ये वेनेजुएला है जहाँ पास पेट्रोल की आप देख सकते हैं ना, ठीक। लौह तांबा का देख सकते हैं, बॉक्साइट का देख सकते हैं, ठीक है। अपने भारत में देख सकते हैं यहाँ पास ये लाइन से, इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट ये ग्रीन डायमंड इज द रेयरेस्ट डायमंड, जो हरा हीरा है सबसे ज्यादा दुर्लभ हीरा है। विश्व की प्राचीनतम शैलो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में है। वे 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने, पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष के पश्चात बने, इसीलिए इसे कहाँ पास है, वो ऑस्ट्रेलिया में। ये इंपॉर्टेंट है, आप डायरेक्ट इंडिया के उसमें डाल दीजिए। इंडिया के उत्पादन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लोहा कहाँ पाया जाता है, लोहा सबसे ज्यादा आपके झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में आपके लोहा पाया जाता है, ठीक है। झारखंड, उड़ीसा और बंगाल बेल्ट, तो वहीं छोटा नागपुर वगैरह के प्लेटो है, इसीलिए वहां पास पाया जाता है। फिर एल्यूमिनियम आपके जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में। चांदी सर्वाधिक राजस्थान में पाए जाते हैं, तमिलनाडु, फिर झारखंड, फिर उत्तराखंड में। सोना सर्वाधिक कर्नाटक यानी KGF राजस्थान, केरल में। मैग्नीज आपके कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, नागपुर में पाया जाता है। तांबा आपके भी झारखंड, मध्य प्रदेश, केरल में पाया जाता है। चूना पत्थर मध्य प्रदेश, कटनी, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में। बॉक्साइट आपका मध्य प्रदेश, बालाघाट, छत्तीसगढ़, बिलासपुर एवं मुंबई और थाने के बीच में आपका क्या पाया जाता है, बॉक्साइट। यूजेज ऑफ मिनरल्स में इंडस्ट्रीज रत्नाभूषण के लिए होती है, कंप्यूटर्स का हम सिलिकॉन के लिए यूज करते हैं, कॉर्ड से जो हमारा कंप्यूटर बनता है, ठीक है, पूरा। फिर एल्यूमिनियम रसोई के बर्तन होते हैं, हवाई जहाज होता है, उसके साथ साथ ऑटोमोबाइल्स के हिस्से बनाने में काम में यूज में आता है, ठीक। रत्नाभूषण, ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स हमें कैसे करना है। अनवीकरणीय संसाधन जो आपके होते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है, खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस, इट टेक्स थाउजेंड ऑफ इयर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल। सबसे पहले हमने रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस इसी क्लास 8 का पहला चैप्टर था रिसोर्सेस, उसमें पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़े, वहां जाके आप देख सकते हैं। हाँ, मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। The rate of formation is much smaller than the rate at which the humans consume these minerals. फिर होता है रिसाइकलिंग। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। रिसाइकलिंग ऑफ द मेटल्स इज अनदर वे इन विच द मिनरल्स रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व। मैंने आपको बताया था 3R का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये फर्स्ट चैप्टर में था, रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल, ठीक है। सबसे पहले रिड्यूस करेंगे, फिर रिसाइकल करेंगे, फिर उसका क्या कर लेंगे, रीयूज कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट आपको 3R का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। फिर आते हैं इसमें जो मैंने दूसरे टॉपिक है पावर रिसोर्सेस, शक्ति संसाधन क्या होते हैं। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पावर और एनर्जी प्लेज अ वाइटल रोल इन अवर लाइफ्स। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। वी आल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया गया है। पावर रिसोर्सेज में भी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज कहा जाता है, ठीक। फिर देखेंगे नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज और कन्वेंशनल रिसोर्सेज में क्या क्या आता है। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में आपके वाइंड पावर, सोलर, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोगैस और जो नेचुरली होता है, जो आप नहीं वो करते, है ना। फिर उसके पास साथ साथ ऐसा कौन सा रिसोर्सेज, कोल, फ्यूल, नेचुरल गैसेस, मिनरल्स, जो जल्दी इसके खत्म होने के चांसेस हैं, बट ये खत्म नहीं हो सकता।
इसका भी खत्म होने की कोई वो नहीं है। जैसे वाइंड पावर इतनी है, कोई लिमिट नहीं है इसकी, सोलर एनर्जी की, टाइडल एनर्जी की, परमाणु की ऊर्जा की, इसकी मतलब ये डिस्ट्रॉय नहीं, ये हमारे खत्म नहीं हो सकते, ये खत्म हो सकते हैं। इसीलिए हमें जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं, जो हमें बहुत पुराने तरीके से यूज करते जा रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कन्वेंशनल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे एग्जांपल में कोल, पेट्रोलियम, ठीक है। सबसे पहले उसमें देखेंगे फोसिल फ्यूल क्या होता है। कन्वेंशनल में हम देख रहे हैं फोसिल फ्यूल, पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आपके फॉसिल फ्यूल्स। Remains of the plants and animals which were buried under the earth from millions of years got converted by the heat and pressure into fossil fuels। वो क्या कहलाते हैं? आपका fossil fuels। उदाहरण में जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब किसके उदाहरण है? आपके फॉसिल फ्यूल के। फिर देखते हैं दूसरा आपका क्या है कन्वेंशनल में, कोल, जीवाश्म ईंधन। इसे फॉसिल फ्यूल के उसमें भी जानते हैं, ये भी एक क्या है? जीवाश्म ईंधन है। उपयोग इसके कहाँ कहाँ के यूज हम करते हैं? आपके डोमेस्टिक फ्यूल्स हो गया, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में हो गए, स्टीम इंजन में हो गया, इलेक्ट्रिक जनरेटर में हो गया, थर्मल एनर्जी में इसका क्या यूज करते हैं? कोल का। क्योंकि अभी तक हमें जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी वो थर्मल पावर से ही मिलती थी, ठीक है, जिसका हम कोयले को जला के अपन क्या करते थे? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया करते थे। लेकिन हम धीरे धीरे कोयले की क्या हो रही है? कमी आ रही है, इतना हमने यूज कर लिया है। कोयले जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों दबने से बना है। कोयला इसलिए अंतर्निहित धूप के रूप में जाना जाता है। द कोल विच इज आर यूजिंग टुडे वेयर was formed millions of the year ago when giant puns and swamps got buried under the layer of the earth। coal is therefore the referred as the buried substance। इसीलिए क्या कहा जाता है इसको? अंतरित धूप भी कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत सालों से क्या होता है, ये नीचे दबे रहते हैं पेड़ पौधे हैं ये सब, तो उनसे क्या होते हैं? ये मिनरल्स कोल्स का आपका बनता है पत्थर, ठीक है। विश्व में अग्रणी उत्पादक कौन कौन से कोल के? चीन हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछता है कि कोल में, वर्ल्ड में कोल में नंबर 1 कौन है? चीन है, फिर यूएसए है, फिर जर्मनी, रसिया, साउथ अफ्रीका और आपका फ्रांस। भारत में उत्पादन में कौन कौन सा है आपका? ये इंपॉर्टेंट, आप बिल्कुल लिख लीजिएगा, हर एक का बिल्कुल वो बना लीजिए कि वर्ल्ड में, इंडिया में और कोल में क्या क्या यूज होता है, हम किसके लिए यूज करते हैं। इंडिया में कौन कौन सा है? रानीगंज, झारिया, धनबाद और बोकारो इन झारखंड, आपकी कहाँ है? इंडिया में। ये है कोयले की, आप देख सकते हैं खदान। फिर आता है पेट्रोलियम में जीवाश्म, ये भी है एक ईंधन, ये सैलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों में किया जाता है। ज्यादातर ये कहाँ होते हैं? कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं। इज फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ द रॉक। इट इज ड्रिलिंग फ्रॉम द ऑयल फील्ड लोकेटेड इन ऑफशोर एंड कोस्टल एरिया। पेट्रोलियम शब्द लैटिन शब्दों से पेट्रा से बना है, जिसका अर्थ होता है सेल, ओलियम मतलब का अर्थ होता है तेल, इसीलिए इसे पेट्रोलियम कहते हैं। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स पेट्रा मींस रॉक, पेट्रा मींस क्या होती है आपकी? रॉक, और ओलियम यानी ऑयल, तो रॉक से बने तेलों को क्या कहते हैं? पेट्रोलियम। इसे परिष्करणशाला भेजा जाता है जहां अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रमण से विभिन्न तरह से उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ये सब निकाले। दिस इज सेंट टू द रिफाइनरीज which process the crude oils, produce a variety of products like diesel, petrol, kerosene, wax, plastic। जैसे देखो, ये तेल को पहले रॉ रॉ ऑयल के रूप में दिया, एक कच्चा तेल के रूप में इसे निकाला जाता है, ठीक है। फिर उसको क्या भेजा जाता है? रिफाइनरी। जब रिफाइन करते हैं, जब से बेस्ट होता है उसका, उसमें से सबसे बेस्ट वाला पेट्रोल, फिर उसी से आपका डीजल बनेगा थोड़ी कम, उससे जो वेस्टेज निकलेगा तो आपका केरोसिन, फिर उसी से वैक्स बनाते हैं मोम, फिर उसी से प्लास्टिक और लुब्रिकेंट उसी से आपसे बनता है। किससे? पेट्रोलियम को ड्रिलिंग करने के बाद जब रिफाइनरी में भेजते हैं। इसकी अत्यधिक उपयोगिता के कारण इसे काला सोना, इसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि पेट्रोलियम का यूज बहुत लोग करते हैं, ठीक है। विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ये यूनाइटेड स्टेट में हो आपके होता है, रसिया में होता है, वेनेजुएला, जो कि वेनेजुएला के वर्ल्ड में उनको कहानी बताया था कि वेनेजुएला के क्या चल रहा है स्थिति। एक टाइम था कि वेनेजुएला सबसे ज्यादा तेल निकालने वाला था, लेकिन वहां की कहते हैं ना, जब जहाँ का राजा प्रशासन ही एकदम वो हो जाए, अनपढ़ हो जाए, तो वो देश बर्बाद हो सकता है। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि महंगाई बहुत है, चलो भैया पैसा छाप दे, उन्होंने पैसा छापना स्टार्ट कर दिया। अब आज ये है कि वहाँ महंगाई चरम सीमा पर, इसीलिए कहते हैं पैसा छापना, फ्री की चीजें देना भी दुर्लभ है भाई, उसी के कारण महंगाई। इसीलिए नेता लोग फ्री फ्री करते रहते हैं ना, वो समस्या आपसे होती है। फ्री वो कुछ दे रहे हैं पर वो आपसे 10 गुना ले रहे हैं,
ठीक है, सिर्फ फ्री की चीज कोई भी नहीं दे सकता। भारत में आसाम में डिगबोई है, ठीक है, बॉम्बे हाई, आप मुंबई में कृष्णा और गोदावरी बेसिन के पास सबसे ज्यादा आपका पेट्रोलियम पाए, इस तरह देखिए समुद्र में आपके निकाला जाता है। फिर आते हैं नेचुरल गैसेस। compressed natural gases is popular eco-friendly automobile fuel as it cases less pollution than the petroleum। जो आपका सीएनजी है ये बहुत ही इको फ्रेंडली कहलाता है। इसका हम यूज ऑटोमोबाइल्स फ्यूल्स के लिए करते हैं, इसके लिए घर का उपयोग भी इससे करते हैं। लेकिन ये क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि ये पोल्यूशन पेट्रोलियम से और डीजल से बहुत कम है। नेचुरल गैस है पेट्रोलियम नेचुरल के साथ पाए जाते हैं। नेचुरल गैस फाउंड विद द पेट्रोलियम, जहां पास पेट्रोलियम का होगा ना उससे कुछ दूरी में आपको नेचुरल गैसेस आपके मिल जाएंगे। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधन के रूप में किया जाता है। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में सबसे वर्ल्ड में आपका रसिया है, नॉर्वे है, कतर है और नीदरलैंड है। इसीलिए गैस पाइपलाइन आप देखे होंगे जब यूक्रेन और रसिया का बार चल रहा था तो गैस पाइपलाइन के बीच यूरोप और रसिया में पूरा मैटर चल रहा था कि अब बताइए, अब यूरोप तो लड़ रहे हैं, अब गैस पाइपलाइनें बंद कर देंगे रसिया वाले, तो क्या करेंगे यूरोप। बट ऐसा नहीं हुआ। फिर भारत में कहाँ है, जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड मुंबई हाई में आपके पाया जाता है। फिर फोसिल फ्यूल एंड पोल्यूशन में देखते हैं जीवाश्म ईंधन और प्रदूषण। जीवाश्म ईंधन के उपयोग की तीव्र वृद्धि लगातार प्रदूषण को बढ़ा रही है। रैपिड ग्रोथ ऑफ फॉसिल फ्यूल कंजप्शन इन द इंक्रीज पोल्यूशन, इससे क्या होता जा रहा है, लगातार आपका बढ़ता जा रहा है पोल्यूशन। क्या, हाँ, तो इससे क्या होता है कि आपके लगातार पोल्यूशन बढ़ते जा रहे हैं, जिससे हमारे आप देखते होंगे चिड़िया पक्षी ये सब बहुत सबको पड़ रहा है। इससे क्या होता है, सबका घाटा होता है, किसी एक का नहीं होता कि किसी एक का हो रहा है ना। उसके साथ साथ आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, बहुत सारी समस्या आएंगी। फॉसिल फ्यूल सब्स्टिट्यूट आर नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज सो दे शुड बी डेवलप्ड। जीवाश्म ईंधन का विकल्प गैर परंपरागत स्रोत है, अतः इसका विकास किया जाना चाहिए। एक फिर हाइडल पावर क्या होती है आपकी, बादों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है। रेन वाटर इज रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम मेड इन द फॉल फ्रॉम द हाइट, उसे क्या कहते हैं, हाइडल वाटर। ये जो आप देखते हो बांध बना के किया जाता है उसे क्या कहते हैं आपका हाइडल पावर। उससे क्या, पानी से आप टरबाइन को घुमाते हो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसे कहते हैं हाइडल पावर। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है, जिससे क्या होता है, पाइप घूमती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। आप देखना है कैसे होती है, तो स्वदेश मूवी देख लीजिएगा किसकी, शाहरुख खान की, तो उसमें पूरा बताया गया है, पूरा डिटेल में बताया गया कैसे क्या होता है। घूमते हुए ब्लड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं और यह जल विद्युत कहलाता है। द मूविंग ब्लेड्स देन टर्न ऑफ द जनरेटर प्रोड्यूस्ड दिस इज कॉल्ड द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसे क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो कहीं बात आपको दिखाई दे तो मतलब समझ जाना कि वाटर की बातें चल रही है ना। विद्युत उत्पादन करने के बाद जो जल बचता है उसका प्रयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता है। द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड फॉर द इरिगेशन। विश्व की ऊर्जा का एक चौथाई हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। 1/4 of the world electricity is produced by the hydel power। इसमें आपके पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चाइना है। भारत में आपका भाखड़ा नागल हिमाचल प्रदेश में, गांधीनगर गांधी सागर मध्य प्रदेश में, नागार्जुन डैम आपके आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, दामोदर नदी घाटी पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में देखे तो आपको बाढ़ सागर परियोजना, ठीक है, जो रीवा के पास। अब देखते हैं खनिज तेल के कौन कौन से लाभ हैं, कौन कौन से आपके खनिज तेल में क्या है, प्राकृतिक गैस क्या होती है। लाभ क्या है, आसानी से परिवहनीय हो जाते हैं, ठीक है। हानि क्या है, आसानी से परिवहनीय नहीं होते। सबसे पहले लाभ देख लेते हैं खनिज तेल के। खनिज तेल के लाभ देखेंगे, फिर प्राकृतिक गैस और पेट्रो रसायन उद्योग का आधार। जैसे एडवांटेज, इजियर टू ट्रांसपोर्ट, टैंकर द्वारा इजी से ऑयल का हो जाता है। बेसिक पेट्रोलियम केमिस्ट्री में बेसिस यूज होता है। फिर गैस का advantage क्या है, इजी टू ट्रांसपोर्ट प्लांट द्वारा हो जाता है, क्लियर ऑयल एंड कोल, ठीक है, clean। उसके साथ पर देन ये ऑयल से क्या होता है, चीप होता है, सस्ता होता है। दोनों की सबको क्या साथ साथ है न्यू फेज नॉट, मतलब आपको बहुत ही नहीं है।
क्या एक्सपेंसिव है के साथ एफिशिएंट कन्वर्जन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, से बल्कि ट्रांसपोर्ट हो जाता है। क्या है मीटिंग is the displacement of local community trends lying region expensive to develop। तो आगे देश पहले देश ने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को किया था। विश्व प्रथम पवन स्कॉटलैंड तब वो इंटरनेशनल आपकी हो गया खर्च भी डाली होता है तो सोलर थोड़ी एक्सपेंसिव होता है सोलर एनर्जी वगैरह। सबसे पहले आपको सौर ऊर्जा प्राप्त सौर सेलों से विद्युत उत्पादन करने के लिए प्राप्त की जाती है। सोलर एनर्जी trapped from the sun can be used in solar cell to produce electricity। क्या का यूज करते हैं? सोलर का यूज करते हैं। जब देखिए छत में आप सोलर पैनल लगवा लीजिए, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है, तो ये वाला टाइम इसी में डिपेंड हो रहा है ना। मैंने अब इस सेल्स अलाइंड इंटरनेट टू पावर टू हीटिंग एंड लाइटिंग सारे लाइटिंग टेक्नोलॉजी सबसे देशों के लिए सौर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के टॉपिक इसका सौर ऊर्जा सोलर एलायंस की हमारी आपका तो उसमें किया था हमारे energy by the high speed lines rotate the minus will connected to produce वहां स्थित है। वापस ही ज्यादातर तटीय क्षेत्र में माउंटेन्स में इसको स्थित करते हैं जिससे हवा इसको प्रॉपर मिलते रहे, क्योंकि घूमता रहेगा तभी तो आपके होगा। जैसे कि वाइट फॉर्म्स आर फाउंड इन नेदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन है। यहाँ पास द पहला वर्ल्ड फर्स्ट सोलर एंड वाइंड पावर बस कहाँ आपके बस स्टैंड कहाँ था? स्कॉटलैंड। ये देखें अब यहाँ मध्य प्रदेश के इंदौर के पास है, तो धार चले जाइए, धार रोड में आप यूरेनियम और थोरियम परमाणु के केंद्र में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। याद रखिएगा न्यूक्लियर पावर कहाँ से मिलती है? आपके न्यूक्लियर ऑफ द आइटम्स ऑफ थोरियम नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विकर्ण से गुजरने और उत्सर्जन का ऊर्जा प्राप्त जो बड़े बड़े आप देखे होंगे ना, एक अभी मूवी आई थी ओपेनहाइमर में इसी का यूज किया यूरेनियम। और ये जो आपके बड़े बड़े आइटम बम्स वगैरह बनते हैं उसमें यूरेनियम के अगर आपकी एक यूरेनियम मिल जाए ना तो वो बहुत तेज बहुत ज्यादा उसकी कैपेसिटी रहती है।
विशाल मात्रा में पूछता है। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इंडिया लोकेटेड ऑफ द कलपक्कम इन तमिलनाडु में है, त्रिपुरा महाराष्ट्र में है, राणा प्रताप सागर नियर कोटन राजस्थान में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, इस परमाणु न्यूक्लियर एनर्जी कैसे आपकी बनती है, ठीक है। यहाँ पास ये मशीन लगी है, ये उत्पादन हो जाता है, यहाँ से घर जाता है, ठीक है। ये मोटर लगी है, टरबाइन लगी है, यहाँ से भाप निकलता है, फिर जनरेटर में, जनरेटर से आपकी क्या हो जाती है, तो थर्मल एनर्जी ताप और बिजली से प्राप्त की जाती है, भूतापीय ऊर्जा कहाँ से। जियो मतलब आपको बता दो, जियो की जहां बात आई तो अर्थ समझ लेना, हाइड्रो की जहां बात आई वाटर समझ लेना, थर्मल की जहां बात आई इलेक्ट्रिसिटी समझ लेना, ठीक है। हाँ, पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती है। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेस स्पीडली एज वी गो डीपर। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो जाती है। ताप ऊर्जा के उत्पादन करने में प्रयुक्त की जाती है। अमेरिका सबसे तापीय ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश है आपका, ठीक है। इसके बाद आपके न्यूजीलैंड कंट्री, आइसलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका आते हैं। भारत में आपके कहाँ का मिलता है जियोथर्मल प्लांट्स लोकेटेड है मणिकरण, हिमाचल प्रदेश। फिर आपके एनर्जी मतलब मतलब समुद्र से जो होगा पूरा काम इनका होगा। सी से एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज नोन एज द टाइडल एनर्जी, ज्वारी ऊर्जा। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम द टाइड्स इज कॉल्ड द टाइडल एनर्जी। Tide, the energy of the tides is used to turn the turbine produced of the electric। ये क्या होता है, जब टाइड हाई होती है तो उसमें यूज करते हैं, समंदर में टरबाइन लगा देते हैं, तो वो टरबाइन में पानी जाता है, तो उससे क्या होता है, डैम के पास प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी होती है। रसिया, फ्रांस और गल्फ ऑफ कच्छ इंडिया हैव द यूज टाइडल मिल्स फॉर्म आपके यहाँ पास दिखेंगे। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ है, फ्रांस में बनाया गया था। देखते हैं कैसे विश्वनाथ पर वो है, तो इससे ज्वार के कारण लो ज्वार और ज्वार का पानी आ गया तो फिर स्टार्टेड डंग्स किचन वेस्ट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द गैसियस फ्यूल कॉल्ड बायोमास। जो आपका बायोमास होता है उसे क्या जैविक अपशिष्ट जिसे कहते हैं, जैसे मृत पौधे हो गया, जंतु के अवशेष हो गया, पशुओं का गोबर हो गया, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, बायोमास कहते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया एंड बायोगैस digesters to emit biogas which is essentially mixture the methane and carbon dioxide। ये क्या होता है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होकर आपकी क्या बना देते हैं, ये देखिए गैस की टैंक है, यहाँ से आप भेजेंगे, यहाँ से फिर क्या होगी, उर्वरक यहाँ से डालेंगे आप, मैन्योर्स आउटलेट, यहाँ से सॉइल यहाँ पास भरी होगी, यहाँ से फर्टिलाइजर डाल देंगे, तो ये पूरा गैस टैंक है आपकी, यहाँ पास स्लरी यहाँ पास डाल देंगे आप, इस तरह से आपके यहाँ से गैस आपकी निकल जाएगी। डिसएडवांटेज देखते हैं, ये नॉन पॉल्यूटिंग है, लो कॉस्ट प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी है, सेफ एंड क्लीन है। डिसएडवांटेज नॉइस पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा होता है, कॉस्टली सेटअप होता है, सेटअप करने के डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, ये तो दोनों में एनर्जी में ये थोड़ी एक्सपेंसिव नहीं रहता उतना, पर डिफ्यूज रिसोर्सेस गेट वेस्टेड में बहुत ज्यादा आप पाए जाते हैं, और डिस्ट्रॉय वाइल्ड क्या करते हैं, पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं वाइल्ड लाइफ। डिफिकल्टी ऑफ द हार्डनेस, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में न्यूक्लियर एनर्जी आपकी इमिट लार्ज होती है। अमाउंट ऑफ एनर्जी एडवांटेज है इसके, जनरेटर रेडियो एक्टिव वेस्टेड एक्सपेंसिव आपका न्यूक्लियर है, बायोगैस लो कास्ट इजी टू मेक यूज ऑफ द बायोवेस्ट। और इसका कोजेस क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, मीथेन सबसे प्यारी आपकी वही है, ग्रीन फ्रेंडली है आपका, फ्रॉम द सिटीज। अब आते हैं, इस तरह से हमारा चैप्टर 3 खत्म हो गया। तो बोलिए स्वाहा। इसका चैप्टर 4, 5, 6, 7 जितने भी चैप्टर ये कंप्लीट, क्लास 9, क्लास 6, 7, 8, 9 लेके 6 टोटल तक की एनसीईआरटी पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी, पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी। के साथ साथ करंट अफेयर भी चल रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, मैथ की क्लासेस भी जल्द से जल्द आने वाली है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।
खूब मेहनत करते रहिए, खूब पढ़ाई करते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए, रिस्पेक्ट करते रहिए।